हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ईएम, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के। देखिए जी हमारा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन थे, आपको इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और किस नंबरिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, सारा कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, डिप्लोमा पेपर है, सॉल्व पेपर, ठीक है। इसमें क्या होगा 2020-21 ये आपको मॉडल पेपर मिलेगा और देखिए किस प्रकार से मिलेगा आपको सारा कुछ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको पता ही है, ठीक है, 2.5 घंटे 50। अब देखिए हम सीधा चलेंगे क्या, आप देखिए एक चीज़ और बता दें कि जिन आप क्या करें, स्टूडेंट इसको देखने पर जी देखिए स्टूडेंट इसको पूरा क्या कर ले, लर्न करने। जब सारा कुछ आपको पका पकाया मिल रहा है तो आप इसको क्या करें, ध्यान से लर्न कर लें, ठीक है। एक प्रकार से घोर के पी जाएं इसको। तो देखिए क्या होगा, आप हमारा जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए चलते हैं सीधा सॉल्विंग। तो देखिए ये हमारा 2020-21 का है, ठीक है, जो हमारा पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन है इसको सारा कुछ आपको देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेटल के कोई दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। उसके बाद उन निम्न को क्या करना है, निम्न गुणों को परिभाषित भी करना है। तो देखिए मेटल के जो हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 14-15 और अदर भी हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जो और ये जो हमारे हैं इनको क्या करना है, इसको डिफाइन भी करना है। तो देखिए सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, मेटल के कोई दो विद्युत गुण बता देंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैकेनिकल गुण, ठीक है, मैकेनिकल गुण बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, विद्युतीय गुण, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछा गया था वो था विद्युतीय गुण, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ था वो क्या था, मैकेनिकल गुण। अब मैकेनिकल गुण पूछ रहा है क्वेश्चन और ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है भी, तो दोनों क्या होगा, एक साथ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, याद रखेंगे। तो एग्जाम में देखिए और सॉल्यूशन में भी क्या होगा, आपको जो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है यही आपको दिया होगा। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूछता है तो उसे आप लिख देंगे कोई दो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ नेम लिखने, उसके बाद इनको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहा था। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत का जो हमारा चालकता के गुण है, ठीक है, जो विद्युत के। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है हमारा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल का जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो देखिए पदार्थ के इसी गुण के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी जो है इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, विद्युत का संचरण होता है, ठीक है, जो करंट है। तो उसके बाद देखिए यह प्रतिरोधकता का क्या होता है, ये व्युत्क्रम होता है, यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है सिग्मा बराबर हमारा 1/ρ होता है। रो क्या है यहाँ पर, ये हमारा डिफाइन करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। तो वही कहा गया है कि प्रतिरोधकता का क्या होता है, ये व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सारा कुछ आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, इसे भी देख लीजिए, यह पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थों में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रवाह आसानी से होता है। किसमें, तो चालकता में यानी कंडक्टिविटी में, ठीक है। अब देखिए तो देखिए उसके बाद क्या होगा, इसके आधार पर क्या है, इसको तीन तरह के मतलब ये होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, तीन तरह की होती हैं। तो देखिए अगर हम कहें कि देखिए इसका अगर यूनिट अगर हम इसको डिफाइन कर दें तो भी हमारा सीधा सही हो जाएगा, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर जो इनवर्स, या कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए जो हमारी रेजिस्टिविटी की, देखिए यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/, इसका रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा ये रेसिप्रोकल है, ये जब ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडक्टिविटी की रो की क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद आप सेकेंड प्रॉपर्टी पर आएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी, यह क्या है, यह पदार्थ का वह विद्युतीय गुण है जो धारा प्रवाह क्या होता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, मतलब एक अपोजिशन डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, कह सकते हैं। धारा अगर हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। और इसे रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होता है, RA/L। आर जहाँ पर क्या प्रतिरोध है,
ठीक है। और ये हमारा कोई एरिया है किसी भी वायर का, और ये हमारी किसी वायर की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी देखिए यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारी ओम सेंटीमीटर होती है, और मीटर के अकॉर्डिंग ओम मीटर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट दो हमारा, तो नेक्स्ट हमें कह रहा था निम्न को डिफाइन करना था, ठीक है। तो आपको 3 दिए हुए थे, मशीनन युक्त है, ठीक है, यानी मशीनिंग प्रोसेस कह सकते हैं या मशीनेबिलिटी कह सकते हैं इसे, ठीक है, मशीनेबिलिटी, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी क्या होती है ये आपको बताना, डिफाइन करना है। तो देखिए मशीनेबिलिटी क्या होती है, पदार्थ के इस गुण के कारण कटाई औजार जो कटिंग टूल्स होते हैं ना, इससे पदार्थों को विभिन्न आकारों में क्या होता है परिवर्तित करने की सरलता प्रकट होती है। परिवर्तित करने यानी कह सकते हैं कि कास्टिंग करने में, ठीक है। औजार को क्या करते हैं, उसको किसी भी रूप में हम अपने रिक्वायर्ड टूल्स के अनुसार उसको यूज़ कर देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। तो देखिए उसका सेकंड हमारा डिफाइन करना था मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी यानी घातवर्धनीयता या बोलते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो आया था वो घातवर्धनीयता आया था, ठीक है। तो इससे आप अघातवर्धनीयता जिसे कहते हैं वही हमारा घातवर्धनीयता है, ठीक है। तो मैलिबिलिटी, तो देखिए ये हमारा क्या होता है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है पदार्थ को पीट कर बिना चटके उसे पतली चादर के फॉर्म में, यानी कह सकते हैं थिन सीट के रूप में, ठीक है, कोई किसी भी सीट के फॉर्म में बदला जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कुट्यता कहलाता है, यानी कुट्यता को ही मैलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एई हो गया, एल्युमिनियम हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनको एक पतली चादर यानी सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफाइन करना था उसे हमें क्या डिफाइन करना था, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, तो देखिए पदार्थ का वह गुण जिसके कारण देखिए पदार्थ रगड़ने यानी एब्रेजन, ठीक है, मतलब रगड़ने, किसी भी पदार्थ है उसको रगड़ने, ठीक है, और घिसे जाने और काटे जाने और देखिए खुरचे जाने यानी स्क्रैचिंग जो आती है, ठीक है, जिस प्रकार से कह सकते हैं, तो उसका जो अपोजिशन करता है, ठीक है, विरोध करता है, उससे क्या कहते हैं, इस क्वालिटी को हम हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा हार्डनेस, जैसे कोई भी हमारा बहुत हार्ड है जिसमें कार्बन की मात्रा मान लीजिए ज़्यादा मिला दें, ठीक है, वो हमारा हार्ड मटेरियल हो जाता है। तो हार्ड मटेरियल हो जाएगा तो जल्दी से वो ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा था, तो देखिए गन मेटल एवं पीतल, ठीक है, इसकी क्या करनी थी, जो ब्रास है, ठीक है, गन मेटल और ब्रास, तो देखिए इसको क्या करना था, इनके कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन बताने थे, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। और उसके बाद कार्बन इस्पात यानी कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में क्या करना था, डिफरेंसेस बताने थे, ठीक है। तो देखिए केमिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें गन मेटल की, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए कॉपर जो होता है उसकी परसेंटेज हमारी होती है 84 से 89%, ठीक है। अगर यही हम बात करें कि हमारा जो इसमें टिन होता है, ठीक है, एसन जो होता है वो हमारा 5 से 15% होता है, और जो हमारा जिंक होता है वो 2 से 5% होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 85 से देखिए ये 85 से मिलेगा 90%, ठीक है। तो आप ये वो इसका मतलब वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कंपोजिशन हो गए। अगर हम ब्रास की बात करें तो देखिए ब्रास कई मटेरियल के लिए अलग अलग भी कंपोजिशन इसके होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मुख्य क्या होता है, तांबा होता है यानी कॉपर होता है, ठीक है। और वह इसमें क्या होगा, जस्ता क्या होगा, मिश्र धातु के रूप में क्या होगा, मिलाया जाता है। जस्ता मिश्र धातु के रूप में क्या मतलब, उसको क्या होगा, एक मिक्सचर के फॉर्म में इसको जस्ते को मिलाया जाता है यानी जिंक को, ठीक है। लेकिन जो अगर हम कहें कि किसकी मात्रा अधिक होती तो कॉपर की। अगर हम कह रहे किसी मेटल देखिए अधिकतर हमारा 80% इसको कह सकते हैं, ठीक है। कॉपर अगर 80% होगा तो 20% क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है, Zn। तो इसका ये कहने का मतलब है। तो देखिए लिखना क्या है, बस आपको इतना ही लिखना है, मिश्र धातु के रूप में मिलाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 10 से 50% के 50% तक क्या हो सकती है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए डिफरेंस बताना था किसमें, कार्बन स्टील में एंड एलॉय स्टील में, ठीक है। तो देखिए कार्बन इस्पात व एलॉय इस्पात में क्या है, मुख्य अंतर यह होता है, क्या होता है कि जो कार्बन स्टील होता है ना, इसमें देखिए कार्बन स्टील में याद रखेंगे, देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कार्बन
कार्बन स्टील में क्या होगा, कार्बन व लोहे का, ठीक है, यानी जो हमारा सी होगा कार्बन और Fe, ठीक है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व भी मतलब मिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वही क्या है एलॉय स्टील है तो उसमें कार्बन और लोहे के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम बात करें कार्बन स्टील में तो हमारा क्या होगा, कार्बन और जो आयरन है इसके अतिरिक्त कोई भी अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर एलिमेंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों यूज होंगे, कहीं पर भी होंगे यही दोनों यूज होंगे, ठीक है, कार्बन और आयरन। अगर हम एलॉय स्टील की बात करें तो एलॉय का मतलब ही मीन्स वर्ड निकल रहा है कि एलॉय यानी कोई मिश्र धातु, यानी मिक्सचर के फॉर्म में होगी, यानी मिक्सचर होगी, यानी और कोई भी एलिमेंट होगा उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्बन और लोहे के अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी का जो थर्ड है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्रिस्टलोग्राफी की क्या करना है, डिफिनीशन इसमें फाइंड करनी है, ठीक है, बतानी है। उसके बाद क्रिस्टल संरचना में स्पेस लैटिस को क्या करना है, उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, क्या क्रिस्टलोग्राफी याद रखेंगे, तो जिसमें क्या होता है पदार्थ के क्रिस्टलों का अध्ययन। देखिए जो हमारे अगर हम कहें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर कोई हमारा क्रिस्टल बन जाता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम मिला दें, ठीक है, सारा इस प्रकार से मान लीजिए जिस प्रकार से हो, इनको मिला दे एक हमारी क्या बन रही है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रही है, क्या बन रही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हमारी क्रिस्टल ही होती है, इनका अध्ययन करना ही क्या होता है, तो देखिए इनका अध्ययन क्या किया जाता है। उसके बाद अर्थात क्रिस्टलोग्राफी एक प्रायोगिक विज्ञान है, मतलब प्रैक्टिकली साइंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसमें ठोसों में परमाणुओं के विन्यास का यानी कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, स्टडी किया जाता है, यही हमारा क्या होता है, यही क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए स्पेस लैटिस कह रहा था, तो ये हमारा क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, जब क्या किसी पदार्थ के अंदर जब परमाणु व अणु आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है, तब इसके द्वारा एक बहुभुजीय संरचना बनती है। अब देखिए जब हमने बताया कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी हमारा जब स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर इनको ज्वाइन कर देंगे बॉन्डिंग के थ्रू तो हमारा कोई स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो एक क्या होगी, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा बहुभुजीय संरचना बनती है। इस बहुभुजीय संरचना के बनने के कारण ही क्या होता है, परमाणुओं और अणुओं के बीच स्थान रह जाता है, ठीक है, जो जालीनुमा दिखाई देता है, ठीक है, एक जाली के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इस स्थान को ही क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल जाली कहते हैं। यह कई एकल इकाइयों से मिलकर बनी होती है। एकल इकाई मतलब ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर एक एक पॉइंट से मिलकर बने हुए, इसी को एकल इकाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, कह रहा है देखिए जो कास्ट आयरन है, ठीक है, इसको ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज कास्ट आयरन। उसके बाद कह रहा है कि इसको किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उद्योग में इसके क्या करने हैं, यूजेस बताने हैं, ठीक है। तो देखिए सारा कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जिन लौह पदार्थों में क्या होता है, जो फेरस मेटल होते हैं, ठीक है, जो देखिए फेरस मेटल होते हैं, तो जिन फेरस मेटल में क्या होता है, कार्बन, ठीक है, की मात्रा 2.6% के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा कहते हैं, ठीक है। और देखिए परंतु क्या होता है, वास्तविक तौर पर अगर रियल फॉर्म में देखें तो हमारा जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2.4% के बीच ही रहती है, ठीक है। इसका उपयोग विभिन्न आकार के ढलाइयों में किया जाता है, यानी कास्टिंग में किया जाता है, किसी भी फोर्ज करने या कास्टिंग करने में कह सकते हैं, ठीक है। अगर यही हम बात करें देखिए इसके प्रोडक्शन की, तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो देखिए ढलवा लोहे के जो उत्पादन का प्रवाह आरेख निम्न प्रकार से है, ठीक है। ये भी कह सकता है आपको कि जो हमारा कास्ट आयरन है इसके फ्लो डायग्राम को बताइए, ठीक है। तो देखिए फ्लो डायग्राम फॉर प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से आप समझेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिग आयरन को लेंगे, ठीक है। पिग आयरन से ही हमारा पिग आयरन क्या है, ये हमारा एकदम क्या है, आयरन की लोवेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। ये आयरन का क्या है, लोवेस्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, ठीक है। इसी से हमारे सारे आयरन क्रिएट किए जाते हैं प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। इसी से हमारा जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है यानी रोट आयरन, इसको भी बनाया जाता है और कास्ट आयरन को भी बनाया जाता है, ठीक है। सारे जितने भी आयरन है इसी के थ्रू बनते हैं, ठीक है।
प्रोसेस कई सारे प्रोसेस करके देखिए। तो पिग आयरन हमने लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने कोयला या कोक लिया, ठीक है, कोल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइमस्टोन, ये हमारा क्या करेगा, एज अ फ्लक्स के फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, मिला दें, ठीक है। इन तीनों को मिला दिया, उसके तीनों को मिलाने के बाद हम एक क्या करें, क्यूपोला फर्नेस में, ठीक है, क्यूपोला जो फर्नेस है इसमें हम क्या करेंगे, इसको तीनों को मिक्सर को एकदम इसमें रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये एज ए स्लैग के फॉर्म में इसको ऊपर निकाल देगा, ठीक है। जो स्लैग होगा वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है, जो धातुमल होंगे जो भी। उसके बाद देखिए ये उसके बाद जो हम अगर हम कहें तो एयर ब्लास्ट जो होगा, ठीक है, जो हमारा एयर ब्लास्ट होगा, क्या देखिए एयर ब्लास्ट। तो एयर ब्लास्ट ये हमारा क्या होगा, यहाँ से वायु का झोंका देंगे तो क्यूपोला फर्न, जैसे आप देखिए भट्टी में क्या करते हैं, हवा अगर एयर आप देते हैं, ठीक है, तो हमारी थोड़ा एक प्रकार से हीट इंक्रीज होती है, ठीक है, जनरेट होती है। तो इसी प्रकार से क्यूपोला फर्नेस में हमने एयर ब्लास्ट किया, ठीक है, यह कह सकते हैं हमने झोंका दिया हवा का, ठीक है, वायु का। तो उसके बाद ये हमारा ये जो क्यूपोला फर्नेस है इसमें हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है, हीट, ये हमारा स्लैग के फॉर्म में जो होगा वो सारा कुछ अशुद्धि निकाल देगा। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा कास्ट आयरन का, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद रखेंगे ध्यान से कि इस जो प्रोसेस में यूज होगा वो क्यूपोला फर्नेस ही यूज होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे क्यूपोला फर्नेस, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें कास्ट आयरन की जो इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कास्ट आयरन की बात हम करें तो यहाँ इसका कहाँ पर यूज होता है, तो देखिए इसका उपयोग ढलाई प्रक्रिया द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री बनाई जाती है। मतलब जो हम अगर आयरन को लें, ठीक है, आयरन को, तो अगर हम कहें इसको हमने क्या किया, हीट करके उसको फोर्ज कर दिया, या कह सकते हैं हमने इसको क्या किया, कास्टिबल कर दिया। कास्टिबल करने के बाद हम अपने रिक्वायर्ड टूल्स के टूल्स बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। अब देखिए उसके बाद हमारा इसे क्या करते हैं, दूसरा जो है यूज़, तो इससे स्तंभ, ब्रैकेट और मशीनों के जो बेस होते हैं, ठीक है, आधार आप देखे होंगे, कास्ट आयरन का भी वर्कशॉप में आप देखे होंगे, ठीक है, वो भी कास्ट आयरन का ही होता है। गाड़ियों के पहिए जो व्हील्स होते हैं गाड़ियों के, ठीक है, वह बड़े बड़े पाइप आदि इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा कुछ इसका यूजेज है। अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो निम्न व उच्च संवेदनशील तापक्रम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जब किसी धातु का उसमें उपचार किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है, उसका समझाइए। इसको हमका क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसका कहने का मतलब जो हमारा लो क्रिटिकल टेम्परेचर और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो उसको भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्रांतिक तापक्रम की बात होगी, ठीक है, या तापमान की बात होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या होता है, देखिए तो किसी पदार्थ का वह अधिकतम तापमान, ठीक है, जिस पर क्या हो उसकी द्रव्यावस्था के बने रहने की संभावना होती है, ठीक है। याद रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट या फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बने रहेगा। तो ये हमारा यही संभावना क्या होगी, हमारी क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें लो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो देखिए लो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है, किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर क्या होगा उसकी आंतरिक संरचना यानी एक ही अवस्था में परिवर्तन होने लगे तो हमारा निम्न क्रांतिक तापमान कहलाता है, ठीक है। मतलब देखिए इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये हमारा इसमें ही क्या होगा, परिवर्तन होने लगे, ठीक है। मतलब कोई आपका मेटल है उसमें क्या हो, इंटरनली क्या हो उसमें कोई भी चेंजमेंट होने लगे, उसको हमारा क्या कहलाता है, वही लो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या होता है, तो देखिए उच्च क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिस पर क्या हो पदार्थ गैस अवस्था में बदलने लगे, ठीक है। मतलब कोई भी मेटल है वो सीधा क्या होगा, डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली क्या होगा, वो हमारा गैस फॉर्म में या गैस स्टेट में वो चेंज होने लगेगा, वो हमारा कहलाता है वो प्रोसेस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना था, जब क्या करते किसी धातु का उसमें उपचार किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हमारा उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमको बताना इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो देखिए
सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज हमारा क्या है, धातु की मशीनें योग्यता है, जो हमारी मशीनेबिलिटी होती है, ठीक है, क्या जो देखिए मशीनेबिलिटी होती है, ये हमारा क्या होता है, इसमें ये सुधर जाती है, ठीक है, मतलब कोई भी इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, हम सेकंड जो हमारा है, धातु के यांत्रिक गुणों में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें भी क्या होगा, सुधार हो जाता है। धातु में क्या होगा, जो इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस होगा, ठीक है, देखिए इंटरनल स्ट्रेस, इसमें भी ये क्या होगा हमारा, ये समाप्त हो जाएंगे, मतलब जो हमारे इंटरनल स्ट्रेस होंगे जितने भी, वो हमारे क्या होंगे, कम्प्लीटली समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए जो हमारा फोर्थ है, धातु के कणों का आकार बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद धातु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, तो देखिए इस्पात की क्या करना है, कठोरण योग्यता को समझाना है, ठीक है। अनिलिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, अनिलिंग याद रखेंगे, अनिलिंग, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए अनिलिंग प्रोसेस को बताना है, ठीक है। अनिलिंग प्रोसेस क्या है, ये हमारा एक क्या है, हीट ट्रीटमेंट का ही एक प्रोसेस है। तो देखिए आप क्या करना है, इसमें इसको समझाना भी है, ठीक है, और तथा इसके उद्देश्य भी बताने हैं। तो देखिए क्या होगा, कठोरण योग्यता को पहले हम बता देते हैं। तो देखिए कठोरण क्या है, एक महत्वपूर्ण संक्रिया, यह कह सकते हैं ये हमारा क्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। कठोरण से क्या होता है, स्टील यानी इस्पात में कठोरता आती है। साधारणता जिस भी क्या करते हैं, देखिए साधारणता कटिंग्स, ठीक है, याद रखेंगे इसको, यहाँ पर कटिंग से लिखा हुआ है, ठीक है। कटिंग टूल का कठोरण एवं पानीकरण किया जाता है, ठीक है, यानी टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग देखिए जो हमारा क्या होता है, जब हार्डनिंग प्रोसेस को हम अगेन क्या करते हैं, अगेन मतलब वही काम करते हैं, ठीक है, उसको हीट किया, फिर उसके बाद हमने इसको कूलिंग कर दिया, तो हमारा वो टेम्परिंग कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, इसका पानीकरण किया जाता है। इस संक्रिया में जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.83% से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, लेस देन होती है, उसे क्या कहते हैं, उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर, ठीक है, यानी 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो धातुखंड होंगे, जो वर्कपीस होंगे, ठीक है, जो हमारा मटेरियल होगा, उसको क्या करेंगे, भट्टी में इसी तापमान पर एक निश्चित समय के लिए क्या कर देंगे, छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात धातु को क्या करेंगे, भट्टी से निकाल कर पानी या तेल में क्या करेंगे, या ब्राइन में घोल क्या कर देंगे, घोल में, ब्राइन के जो घोल होता है उसमें बुझाया जाता है, ठीक है, और धातु कठोर हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। इसी प्रकार जिन स्टील्स में कार्बन की मात्रा 0.83% से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, जो हमारे ग्रेटर देन होती है, उसे एक निम्न क्रांतिक तापमान से यानी ऊपर, ठीक है, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसे भी शेष प्रक्रम इसी जिस प्रकार से हमारा ये चल रहा था इसी का, ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी चलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ देखिए, शेष प्रक्रम उपरोक्त अनुसार पूर्ण होती है, इससे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। आप देखिए इसका समझने का मतलब, देखिए इसे आप एक बार समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हम क्या करें, मेटल है हमारा, तो उसको जब हम किसी एक टेम्परेचर पर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर का क्या मतलब है, जो अगर मान लीजिए किसी मेटल का टेम्परेचर हमारा 600 डिग्री है, ठीक है, 600 डिग्री है सेल्सियस, तो हमारा सेंटीग्रेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इतने गुना, तो ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जब इसको हीट कर देंगे, जितना भी हमारा टेम्परेचर होगा उसका 0.6 गुना, तो हम उसको क्या कर देंगे, एक फर्नेस में, ठीक है, एक देखिए फर्नेस जो होगी हमारी फर्नेस, उसमें क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, उसको जब छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा, वो कूलिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, ठंडा आ जाएगा। तो ये प्रोसेस ही हमारा एक प्रकार से एनिलिंग कहलाता है। इसी में देखिए एनिलिंग भी आ जाएगा आपका सारा कुछ, ठीक है। और उसको देखिए इसी प्रकार से उसने क्या कर दिया, समझा दिया कि स्टील में भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वाइज कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए जब क्या होगा, निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो इस्पात को देखिए क्या पूर्ति होती है, इस्पात को कठोर करके क्षयरोधी यानी वियर रेजिस्टेंस उसको बनाना, ठीक है, क्षयरोधी बनाना।
मतलब कोई भी कोरोजन टाइप का या क्षय कुछ भी नहीं होगा क्षय, ठीक है। अब देखिए इस्पात को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाना, मतलब कटिंग फॉर्म में इसको बना दें कि हमारा काटने योग्य बन जाए, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस। अब देखिए एनिलिंग प्रोसेस, हम इसको आपको डायरेक्टली समझा देते हैं और लिखा हुआ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एनिलिंग प्रोसेस क्या है, या एक ऊष्मा उपचार की क्या होती है, एक क्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है। अब देखिए इसे क्या करेंगे, लोहे और स्टील पर, ठीक है, आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए शीत रूपण, कास्टिंग्स तथा वेल्डिंग के पश्चात धातु खंडों में क्या हो गया, असमान कूलिंग के कारण आंतरिक स्ट्रेस क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। अतः धातु खंडों के यानी जो वर्कपीस है इसमें इसके प्रयोग में लाने से पूर्व आंतरिक प्रतिबल जो होते हैं, स्ट्रेस जो होते हैं उनको समाप्त करने के लिए करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, देखिए समाप्त करने का, देखिए तो हमारा देखिए और धातु मृदु हो जाते हैं, यानी क्या होते हैं हमारे वो माइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होंगे, उसको मशीनिंग उसमें उस पर क्या करेंगे, मशीनिंग प्रक्रिया करने में आसानी भी हो जाती है। मतलब कहने का समझिए, देखिए अगर हम इसको सिंपली आपको बताएं कि आप कभी ना भूलें, ठीक है, एनिलिंग प्रोसेस तो क्या है, देखिए आप क्या करेंगे, वही हमने बताया कि कोई हमारा मेटल है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद उसको हम एक फर्नेस पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर आपको प्रोसेस सारा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी हमारा मेटल है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, यानी हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो हीट होने के बाद, ठीक है, हीट होने के बाद क्या होगा, उसको हम एक फर्नेस में रख देते हैं, ठीक है। फर्नेस में यानी भट्टी में क्या करेंगे, इसको हम रख देखिए फर्नेस में रख देंगे। तो वो जब रख देंगे तो जितने समय में हमारा ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, आप उसको एक निश्चित समय दे देते हैं, ठीक है, वो हमारा ठंडा हमारा क्या होगा, एक फर्नेस में ही ठंडा हो जाएगा। तो फर्नेस में ही ठंडा होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनिलिंग कह रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ध्यान से। तो वही सारा कुछ आपको डिटेल मेथड में यहाँ पर आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, तो अब इसके पर्पज़ को बताना है, ठीक है, मतलब एनिलिंग के क्या क्या पर्पज़ हैं, ठीक है। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए पहला क्या है, धातु को आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त करना, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रेस है, जो इंटरनल स्ट्रेस है इसको समाप्त किया जाता है, या कह सकते हैं मुक्त करना। धातु के भीतर दबी गैसों को निकालना, धातु की स्थायी सूक्ष्म संरचना प्राप्त करना, ठीक है, जो क्या होंगी, परमानेंटली जो स्ट्रक्चर होंगे उसको क्या करना, समाप्त करना। विद्युत तथा चुंबकीय गुणों में सुधार लाना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक, ठीक है, धातु की कठोरता को कम करना, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी मशीनिबिलिटी जो होती है, मशीन योग्यता, उसमें क्या करना, सुधार लाना, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे इसके पर्पज़ होते हैं, ठीक है, इसको लिखना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है प्लास्टिक का क्या करना है, हमको क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद एग्जाम्पल सहित क्या करना है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक में क्या करना है, डिफरेंसेस बताने, उनके क्या करना है, मतलब अंतर बताना, ठीक है। उसके बाद उनके प्रयोग व ट्रेड के नाम भी क्या करने हैं आपको देने। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक की बात करेंगे। तो देखिए ये कार्बन के बहुलक होते हैं, कौन, प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या करते हैं, मुख्य रूप से दो वर्गों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो पहला आता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा आता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हमारे देखिए जो दो प्लास्टिक है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस भी अब देखिए डिफरेंस क्या क्या होते हैं इनमें। तो देखिए जो हमारे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, इन्हें गर्म करके बार बार पिघलाया जा सकता है, और एवं क्या करेंगे, अगर ठंडा कर दें तो कठोर किया जा सकता है, मतलब उसको हार्ड किया जा सकता है। अगर गर्म करें तो उसको बार बार हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसको पिघलाया जा सकता है। आप पिघला देंगे किसी भी फॉर्म में, उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसको क्या करेगा, एक बार क्या होगा, सेट करने या एवं कठोर होने के बाद उन्हें दोबारा से पिघलाया नहीं जा सकता, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये क्या होंगे, अपेक्षाकृत मुलायम, कम मजबूत होंगे, ये कठोर, मजबूत एवं टिकाऊ होंगे, ठीक है, यानी क्या होंगे, ड्यूरेबल होंगे, ठीक है। आप देखिए जो हमारा इसी में थर्ड है, थर्ड क्या है, तो देखिए इनमें क्या होगी, ताप सहने की क्षमता जो होगी वो कम होती है। ये अपेक्षाकृत इससे, मतलब इससे क्या होंगे, अधिक ताप सह सकते हैं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर ये अगर हाई है तो भी ये इसको झेल सकते हैं, ठीक है। देखिए कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है, ये दाने के मतलब ग्रेनल्स के फॉर्म में इसको मिलते हैं, ठीक है। उसका इसमें क्या होता है, कच्चा माल जो होता है रॉ मटेरियल
वो हमारा द्रव अवस्था में मिलेगा, या तो क्या होगा अर्ध थर्मोसेटिंग ठोस की अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो है, तो इसका उपयोग जो अगर हम करें तो देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इंसुलेटिंग टेप जो होता है उसके टॉयस होते हैं, ठीक है, कंघी होती है जो बाल झाड़ते हैं, हॉज पाइप होती है, ठीक है, उसके बाद इसको बनाने में करते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, एमसीबी यानी जो हमारा होता है, ठीक है, हमारा ये एमसीबी जो होता है कंट्रोलर, ठीक है, जो बोर्ड होता है, टीवी होता है, टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद देखिए कैबिनेट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल कह रहा था, विथ एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल भी आपको इसी में लिख देना है। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, पीवीसी, ठीक है, पीवीसी आप लोग पढ़े होंगे, नायलॉन टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, और पॉलीएथाइलिन भी हो गया। अब इसके अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो रबड़ के यौगिक हो गए, ठीक है, कंपाउंड ऑफ रबड़, पेपर हो गया, वार्निश के कैम्ब्रिज हो गया, एवं क्या हो गया, एस्बेस्टस। तो आप देखे होंगे जो हमारा मफल फर्नेस होता है उसमें भी क्या होता है, एस्बेस्टस यूज़ होता है। ठीक है, हीट को क्या क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो देखिए, तो उसके बाद अगर हम कहें इसके यूजेस, तो यूजेस हमारा कहाँ पर करते हैं, तो देखिए विद्युत क्षेत्र में जैसे बिजली के तारों को क्या करते हैं, आवरण। देखिए आप जैसे देखे होंगे कि जो तार होता है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वायर है और इस पर आपको जो रंग बिरंगे आपको तार मिलते हैं, ऊपर क्या होता है, ये आपका प्लास्टिक टाइप मतलब लगा होता है, तो वो जो ऊपरी हमारा सरफेस होता है वही हमारा प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसमें यूज़ में इसके यूज़ में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये है। उसके बाद प्रशीतन एवं वातानुकूलन में, भवन निर्माण कार्य में, तो आप देखेंगे प्लास्टिक का यूज बहुत होता है भवन निर्माण में। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद घरेलू उत्पाद में आदि। तो ये सब सारा हमारा इसको यूजेस है। उसके बाद देखिए हमारा इसी का सेकंड नंबर है एडहीसिव। ये क्या होता है, इसका मतलब इससे क्या अभिप्राय है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके औद्योगिक उपयोग भी क्या करने बताने हैं। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, और लंबी होने के साथ इसे आप क्या कर लेंगे, एक बार लाइक करेंगे, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करके, और सब्सक्राइब भी, जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें सिंपली एडहीसिव क्या होता है, तो एक प्रकार से ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से गम होता है। ठीक है, ठीक है, गोंद कह सकते हैं, ग्लू कह सकते हैं, ये हमारा इसका काम, इसे हिंदी में आसंजक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आसंजक हमारा क्या होता है, ये वे पदार्थ होते हैं जो दो से अधिक एक समान, ठीक है, या असमान पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं, तो देखिए गोंद हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब आपस में क्या करते हैं, चिपकाने का ही काम करते हैं। गोंद हो गया, ठीक है, किसी भी पेपर को, दो पेपर को जोड़ने में, सीमेंट किसी भी ईंटे को जोड़ने में, ग्लू का भी यूज़ करते हैं, नहीं मतलब किसी भी दो पार्ट को जोड़ने में, पेस्ट का भी इसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा कहें, इसको कहें कि ये निम्नलिखित क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नेचुरल, देखिए नेचुरल होता है, नेचुरल एडहीसिव होता है। ठीक है, नेचुरल एडहीसिव। देखिए आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी होता है। उसके बाद अगर हम कहें तो पूर्ण सिंथेटिक भी होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक आसंजक ही हमारे होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें लिख देंगे, उसमें पूछ रहा था कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम आसंजकों को बनाने के लिए प्राकृतिक आसंजकों को क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा संश्लेषित करके यानी संशोधित करके उनमें कुछ तत्व क्या करते हैं, मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका, तो आसंजक यानी एडहीसिव का। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम कहें इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो देखिए इसका यूज़ जो है ऑटोमोबाइल और वायुयान निर्माण में चादरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो एरोप्लेन होते वगैरह। ठीक है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में भी जो चादर लगे होते हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण कार्य के लिए किया जाता है, जो कि हमने बताया था। कागज़, प्लास्टिक आदि को जोड़ने में, बुक बाइंडिंग कार्य में। ठीक है, उसके जूते चप्पल के निर्माण में, फर्नीचर उद्योग में, और मेडिकल एवं डेंटल कार्यों में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा है इसी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, विभिन्न दशाओं के विरूपण को क्या करना है, यंत्रावली को समझाना है, उदाहरण भी देना है। तो देखिए क्या करेंगे,
डिफॉर्मेशन पहले कह रहा है, तो विरूपण जितने भी होते हैं उनको सारा कुछ उनको उनकी यंत्रावली को समझाना है, ठीक है। तो देखिए किसी पिंड पर बल लगाने पर क्या होता है, पिंड में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विरूपण कहते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा पिंड है या बॉडी है, ठीक है, ये हमारा कोई भी बॉडी है, देखिए ये हमारा कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पर जब हम मान लीजिए हम कोई भी टेंसाइल फोर्स लगा दें, तो टेंसाइल फोर्स लगाने पर क्या होगा, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, मेटल है, तो उसको हम क्या करें, हम इसको टेंसाइल फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ खिंचाव होगा, ठीक है, तो वो हमारा खींचने काम कर रहा है। देखिए एरो हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो जब खींचेगा तो क्या होगा, ये हमारी थोड़ी सी कुछ ना कुछ क्या होगी, एक सूक्ष्म मात्रा में हमारी इसकी बॉडी पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, या कह सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी बॉडी, ठीक है, या बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें आपको शो कर देते हैं, मान लीजिए इतनी बढ़ गई, तो ये जो हमारा चेंजमेंट है, जो हमारी बढ़ी, तो यही हमारा डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ विरूपण और अप्रत्यास्थ विरूपण। प्रत्यास्थ विरूपण जो होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन या इसी को बोलते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, ठीक है। और जो हमारा अप्रत्यास्थ विरूपण होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं देखिए परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, जो हमारा प्रत्यास्थ विरूपण होता है, पिंड पर आने वाला वह विरूपण जो बल हटा लेने पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्थात अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। अगर हम बात करें स्प्रिंग, ठीक है, लाइक एज स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करता है, तो देखिए स्प्रिंग हमारा बढ़ने का काम करता है, तो जब हम उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, जब खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, वो कुछ देर के लिए बढ़ जाएगा, जैसे हम छोड़ते हैं वो हमारी अपनी पोजीशन में, आउन पोजीशन में मतलब आ जाती है, ठीक है, आउन पोजीशन में। आउन पोजीशन का क्या मतलब है, तो हमारी जैसे ही हम उस पर उससे बल हटा लेंगे तो हमारा क्या होगा, उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी, लाइक एज स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रत्यास्थ विरूपण, तो ये देखिए हमारा क्या होता है, पिंड पर आने वाला वह विरूपण बल हटा लेने पर क्या होगा, जो बल हटा लेने पर भी समाप्त नहीं होता, अप्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई हमारी बॉडी है, उसको हमने खींचा तो हमारी क्या हुई, उसमें कोई भी हमने बल लगाया तो हमारी थोड़ा सा खिंचाव हुआ। अब खिंचाव होने के बाद जब हम बल हटाएंगे तो हमारा कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, वो हमारा बड़ा का बड़ा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा अप्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। तो ये जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गीली मिट्टी में होने वाला विरूपण ये क्या कहलाता है, अप्रत्यास्थ विरूपण, ठीक है। पिंड पर लगने वाले बल की प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं कि निम्न प्रकार से विरूपण होता है, निम्न दशाओं में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें टेंसाइल स्थिति हो गई यानी पोजीशन हो गई, कंप्रेसिव पोजीशन और मरोड़ यानी टोरिजन पोजीशन, ठीक है। तो इन तीनों को बस समझना है। तो देखिए पिंड पर तनाव बल लगने के कारण क्या होता है, उसमें होने वाला परिवर्तन। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बिजली के तारों पर खिंचाव के कारण होने वाला विरूपण। सेकंड जो हमारा संपीड़न स्थिति, पिंड पर संपीड़न बल लगने के कारण क्या होता है, उसमें होने वाला परिवर्तन। लाइक एज किसी पदार्थ को दबकर या दबाकर, देखिए यहाँ पर दबाकर लिख लीजिए, ठीक है, दबाकर टूटना, तो वो क्या करता है, ये कंप्रेसिव फोर्स क्या करता है, दबाता है, ठीक है, अंदर की ओर प्रेशर देता है। अब देखिए हम जो टोरिजन है, ठीक है, टोरिजन ये हमारा क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाले मरोड़ बलों के आधार पर उसमें होने वाला विरूपण। लाइक एज देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सॉफ्ट का विरूपण, सॉफ्ट जो होते हैं, ठीक है, उसका उसमें डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसका मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, इसका का पार्ट है, ठीक है, कह रहा है जस्ती के गुण गुण बताने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बताने हैं जिंक की, उसके यूजेज बताने हैं इसके, और इसके एलॉय भी बताने हैं, ठीक है, जितने भी मिश्र धातुएं क्या क्या मिलाए जाते हैं और इनके क्या करना है, इस्तेमाल भी बताना है, मतलब एलॉय के इस्तेमाल। ये हमारा क्या है, जिंक के यूजेज हैं और ये हमारा एलॉय के यूजेज है, ये इसके, ठीक है, एलॉय के याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती, इसमें देखिए निम्न गुण होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए यह क्या होता है, नीलापन लिए हुए एक सफ़ेद धातु, मतलब वाइट मेटल है। इसका जो अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसमें जो थर्मल हमारी कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा 1.14 किलो जूल, देखिए इतना हमारा सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें 3 पॉइंट ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये हमारा क्या था, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में तो सारे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसके अगर हम बात करें तो ये क्या है, संचारण प्रतिरोधी यानी कोरोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यह ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है, सुचालक है, या कह सकते हैं गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तन्यता यानी डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी की क्या होता है, मेलिबिलिटी का गुण होता है किसमें, तो जिंक में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगर हम यूजेस की बात करें तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो धातुओं को संचारण यानी बचाने के लिए, ठीक है, जो कोरोजन होता है, ठीक है, जंग लगना जिसको बोलते हैं, तो इससे क्या करता है, ये जिंक बचाता है, ठीक है। जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो इसके प्रयोग में यूज करते हैं, शुष्क सेलों में यूज करते हैं यानी ड्राई सेल्स, मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, और पेंट बनाने में जो पेंट पुताई वगैरह करते हैं, ठीक है। ये में से धातु जैसे पीतल हो गया, ब्रांस हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, इसके बनाने में भी करते हैं, ठीक है, क्रिएट करने में। डाई कास्टिंग में भी करते हैं, मतलब ढलाई करने में डाई होगी, ठीक है, डाई की जो ढलाई होती है, ठीक है, ढलाई करने में, याद रखेंगे, ठीक है। इसका यूज इतने में करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो इसके जिंक के एलॉय हैं और जो इसके यूजेज है, तो जिंक एलॉय एंड यूजेस, ठीक है। फर्स्ट जो है तांबा जो होता है वो तार और हीट एक्सचेंजर बर्तन आदि बनाने में, पीतल प्रोपेलर शाफ्ट पंप इम्पेलर आदि बनाने में, ठीक है। मुंज मेटल कंडेंसर की क्या, ट्यूब बनाने में, ट्यूब जो आप जानते होंगे ट्यूब को, ठीक है। देखिए उसका जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, पदार्थों के क्या करना है, विनाशी और अविनाशी परीक्षणों को यानी टेस्ट को क्या करना है, इनको समझाना है, ठीक है, मतलब अंतर इसमें डिफरेंस बताना है। उसके बाद क्या करना है, किसी एक विनाशी परीक्षण को समझाना भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, तो ये हमारा एक तरफ लिख लेते हैं इसको। तो देखिए एक तरफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर विनाशी परीक्षण हो गया, यहाँ पर अविनाशी परीक्षण हो गया, ठीक है। तो देखिए जो विनाशी परीक्षण होता है इसमें क्या करते हैं, पदार्थों के क्या करते हैं, गुणों को ज्ञात करते हैं, और इसमें दोषों को याद रखेंगे, हमारा गुणों और दोषों, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो नष्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और देखिए ये विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है किसमें, विनाशी परीक्षण यानी टेस्टिंग में, ठीक है, और इसमें जो होती है मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद देखिए अब देखिए जब मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी तो मशीन खरीदना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं इसमें लागत अधिक लगेगी, ठीक है, यानी कॉस्टली हो गया एक प्रकार से कह सकते हैं। इसमें कम लागत लगेगी, मशीनों का यूज नहीं करते हैं इसलिए। और देखिए इसमें जब मशीनें होंगी तो यानी कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इसमें मतलब आवश्यकता पड़ेगी लेकिन कम, ठीक है, कम, इसकी तुलना में कम, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो टेंसाइल हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो डाइप्लेपन टेस्ट हो गया। अब देखिए किसी एक विनाशी परीक्षण के लिए अगर बात करें तो देखिए हीट ट्रीटमेंट का एक सरल साधारण प्रक्रम है जिसका उपयोग निम्न व मध्यम कार्बन इस्पात में क्या करते हैं, मध्यम कार्बन स्टील में मिश्र धातु इस्पात के रेशों को सुधारने, आंतरिक प्रतिबलों को कम करने या कह सकते हैं समाप्त करने, तथा कुछ जो हमारे क्या होते हैं, देखिए ये आपको कुछ कम देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए इसको देखिए हम दिखा देते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम सारा कुछ अभी आपको बोल देते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्जलीकरण जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है इसके अंतर्गत स्टील को क्या करते हैं, ऊपरी क्रांतिक परिसर से यानी 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप तक क्या करते हैं, गर्म करके इसे इस तापमान पर एक निर्धारित समय तक रोककर कमरे के ताप पर वायु में ठंडा किया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से अगर हम कहें कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ही है, ठीक है, उसको क्या कर दें, नॉर्मल एयर में कूलिंग कर दें तो हमारा नॉर्मलाइजिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए पर्पस की बात करें नॉर्मलाइजिंग की, ठीक है, निर्जलीकरण की, तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा रेशो के साइज में सुधार करने के लिए इसका पर्पस है, और जो मशीनेबिलिटी है, ठीक है, इसको बढ़ाने में, स्टील की सामर्थ्य को बढ़ाने में, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है इसको कम करने के लिए, वेल्डन जोड़ों द्वारा बनी जो संरचनाएं होती हैं उनके गुणों में सुधार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कुछ विशेष प्रकार के जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको समाप्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है।
अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट। देखिए इसमें क्या करना था, कुछ टिप्पणी वगैरह देना था, ठीक है। 5वां नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्न की क्या करनी, टिप्पणी किन्हीं चार की देनी है। तो देखिए टूटने की यंत्रावली जो होती है, यानी कह सकते हैं इसको असफल विन्यास। तो असफल विन्यास क्या होता है, तो देखिए जब क्या करते हैं, देखिए जब किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, भार लोड मतलब लोड लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विरूपण आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यदि हम भार को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाएं, तो पदार्थ में क्या होगा, क्रमशः अप्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ विरूपण या कह सकते हैं प्रभावीकरण, जो प्रभावीकरण होता है, इसके बाद क्या होगा, अंत में पदार्थ मतलब ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो इसको बोलते हैं असफल विन्यास, ठीक है। भार के लगने के आधार पर क्या होते हैं, असफल विन्यास निम्न प्रकार से होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो मतलब टेंसाइल फोर्स में असफल विन्यास, ठीक है, दबाव में असफल विन्यास और फटीग असफलता। उसके बाद देखिए ठीक है, फटीग को क्या बोलते हैं, श्रांतिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी असफलता उसके बाद, क्योंकि देखिए जब तानेंगे तो हमारा जो क्या होगा, पदार्थ टूट जाएगा। दबाने पर भी कुछ पदार्थ टूट जाते हैं, तो ये हमारा क्या रहता है, फटीग में भी कुछ पदार्थ टूट जाते हैं। उसके बाद क्रीप में भी कुछ पदार्थ क्या होंगे, असफल हो जाएंगे, तो ये हमारा कहलाता है क्रीप असफलता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो देखिए एक मिनट, देखिए उसके बाद क्या करना है, देखिए नेक्स्ट को जो हमारे हमें टिप्पणी लिखना था, वो क्या लिखना था, प्लेन कार्बन स्टील पर, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील क्या होते हैं, तो देखिए इसके कुछ गुण बताने थे, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील के देखिए जो गुण होता है, पहला इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 0.45% से के लगभग होती है, ठीक है, तक होती है कह सकते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद यह क्या होता है, यह कुट तन्य या प्रकाश सहन करने में सामर्थ होती है। इसमें देखिए ये पिटवा लोहा यानी जो रॉट आयरन होते हैं, ठीक है, देखिए रॉट आयरन, तो ये क्या करते हैं, रॉट आयरन की तुलना में कठोर व शक्तिशाली होती हैं, ठीक है। इस पर आसानी से खरादन किया जा सकता है, इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है, वेल्डिंग किया जा सकता है। तो देखिए ये हमारा, इसको क्या करें, बिना देखे किसी रासायनिक, इसको हम बता दिए फूड ग्रेड प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार से इसको मतलब जो खाने योग्य होते हैं, हमारे जितने भी फूड्स होते हैं वो उनके वगैरह देखिए उनको स्टोर करने और हम इसे क्या करते हैं, ढकने के लिए, ठीक है। इसका एक यूज़ देख लीजिए, बाकी कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। कि अगर इनका एक इसमें एक गुण होना चाहिए, ठीक है, कौन सा, कि देखिए उसे बिना किसी रासायनिक क्रिया के सुरक्षित रख सके, ठीक है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बिना किसी रासायनिक क्रिया के, ठीक है। उसके देखिए नेक्स्ट जो हमें टिप्पणी देनी थी वो देखिए सरफेस हार्डनिंग पर देनी थी, ठीक है। तो देखिए जो लो कार्बन स्टील होते हैं, देखिए एक मिनट, लो कार्बन स्टील, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, अगर हमको हार्ड बनाना है या सामर्थ्यवान बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, इसको सतह या पृष्ठ या सरफेस हार्डनिंग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लो कार्बन स्टील होते हैं इसको अन्य किसी दूसरी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, कठोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन पर मतलब कठोरीकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मिनट, देखिए उसके बाद इस विधि में क्या होता है, इस विधि में इस्पात में यानी स्टील में अन्य तत्वों जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, इसको क्या करते हैं, इसका डिफ्यूज़न किया जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़न करने के बाद जो जिसमें क्या होता है इस्पात, ठीक है, देखिए जिसमें इस्पात की सतह क्या होती है, कठोर हो जाती है यानी हार्ड हो जाती है, और जिससे क्या होता है, जब हार्ड हो जाती है तो इस्पात के अंदर का भाग जो होता है वो मृदु ही बना रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो सरफेस हार्डनिंग है, इसके लिए निम्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, कार्बोराइजिंग हो गया, नाइट्रिडाइंग हो गया, ठीक है, उसके बाद साइनाइडिंग हो गया। तो ये हमारा सारा कुछ इस प्रोसेस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए एक मिनट,
देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्या है, ये हमारा कह रहा ऊष्माशय ईंटें, ठीक है। जो हमारी ऊष्माशय या अग्निशय ईंटें होते हैं, साधारण ईंटें जो होते हैं वो 200 फ़ारेनहाइट तक क्या कर सकते हैं, तापक्रम को सहन कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रिक्स वो 200 फ़ारेनहाइट तक क्या करते हैं, तापक्रम को सहन कर सकते हैं। अगर हमको क्या करना है और अधिक तापक्रम पर ईंटों को उपयोग में लाना है, तो हम क्या करेंगे, वो साधारण ईंटों को क्या कर देंगे, उनकी मिट्टी की जगह जो यूज होते हैं उसकी जगह अग्निशय मृत्तिका की बना देंगे, ठीक है। उन्हें अग्निशय ईंटें कहा जाता है, ठीक है। अब इन ईंटों को क्या करेंगे, इन ईंटों को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है, अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया और उदासीन हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा देखिए लास्ट है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि जो स्मार्ट पदार्थ, ठीक है, जो स्मार्ट मटेरियल है उसको समझाना है, ठीक है। तो टिप्पणी लिखना है, प्रकृति में उपलब्ध विलक्षणकारी पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, सेंस कर या प्रोसेस कर सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि ये क्या है, एडवांस मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है, एडवांस्ड मटेरियल है, ठीक है। ये एक एडवांस मटेरियल है जो क्या करता है, काफ़ी एडवांस है, और देखिए क्या करेगा, ये सेंस और प्रोसेस भी कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी सेंस कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है। इसे देखिए बुद्धिमानी पदार्थ या स्मार्ट मटेरियल कहलाते हैं। ये पदार्थ किसी क्रिया पर अनुभव कर क्रिया पर किसी जीवित की भांति अनुक्रिया करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, जीवित की भांति। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, देखिए जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, देखिए कंपोनेंट, तो देखिए जैसे सेंसर्स हो गया, ठीक है, सेंसर वगैरह, देखिए सेंसर्स हो गया, प्रोसेसर्स हो गया, एक्चुएटर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स की अगर बात कर ले, वेरियस टाइप, तो जैसे पीजो इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, ठीक है, सेरेमिक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ये भी याद रखेंगे। विस्को इलास्टिक पदार्थ हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रो सेरोलॉजिकल तरल हो गया, ठीक है, कह सकते हैं फ्लड। आकृति स्मृति एलॉय, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके क्या है, प्रकार हैं। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आई हो, ठीक है, इसको क्या करते हैं, दोस्तों में जल्दी से शेयर भी कर दें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों में शेयर कर दें। और देखिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट है इसे क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।